प्रधानमंत्री के खड़े। आदिवासी जिसका रखेंगे मान, वही जीतेगा 24 का घमासान। बरसा लगातार रुकने का नाम नहीं ले रही। आप देखें लाखों की संख्या। दिल्ली की सियासी लड़ाई दलित आदिवासी पर आई। सियासी गणित पर जिनकी पकड़, वही आदिवासी बनेंगे किंग मेकर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का आगाज होते ही नजरें 2024 पर अटकी और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की गद्दी पर लगातार तीसरी बार काबिज होने के लिए मिशन आदिवासी पर फोकस होने लगी, जिसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। इसके अलावा आप देखें किसानों के लिए बीजेपी के कैंडिडेट को इसमें मदद मिलती है। लोकसभा चुनावों में आदिवासी वोट बैंक की राजनीति की शुरुआत विधानसभा चुनावों के प्रचार के साथ ही हो चुकी और अब विधानसभा चुनावों का प्रचार जैसे जैसे खत्म हो रहा है, आदिवासी पॉलिटिक्स का दायरा देशव्यापी होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड से 2024 के लिए आदिवासियों को साधने की शुरुआत की है। नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार से जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजी के विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इस स्कीम को बिरसा मुंडा की जयंती के खास मौके पर 15 नवंबर को लॉन्च किया गया। कर रहे हैं लोग वहां पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के खूंटी जिले में मौजूद उलिहातू पहुंचे, जहां आदिवासी समाज में भगवान का दर्जा रखने वाले बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। पीएम मोदी ने खूंटी से आदिवासी कल्याण के लिए 24,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ऐलान किया। साथ ही जनजातीय गौरव दिवस पर विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी शुरुआत की। 2 महीने तक चलने वाली इस यात्रा के जरिए केंद्र सरकार की योजना अपनी उपलब्धियों को जनता तक ले जाने की है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेके और उन सारे लोगों का एक आदर्श बना है। तो ये अभियान जो है पीएम जनमन यानी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, सामाजिक न्याय जनरल बातें हुई, मोदी हिम्मत करके निकला है आदिवासी न्याय अभियान को लेकर के। आजादी के बाद कई दशकों तक आदिवासी समाज को लगातार नजरअंदाज किया गया। हमारी सरकार के दौरान अब आदिवासी कल्याण का बजट पहले के मुकाबले 6 गुना तक बढ़ चुका है। आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा आज 15 नवंबर के साल 26 जनवरी को तक उसको चलाया जाएगा। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव-गांव जाएगी। हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है, उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी भले ही झारखंड में थे जहां भी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन बीजेपी की रणनीति एक तीर से कई निशान साधने की है। प्रधानमंत्री मोदी बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर उनकी जन्मभूमि खूंटी जिले के उलिहातू पहुंचे। मौका बिरसा मुंडा की जयंती के साथ साथ झारखंड के स्थापना दिवस का था। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लोकसभा से चुनाव से पहले झारखंड साधने की कवायद के साथ ही देश भर के आदिवासी मतदाताओं के लिए एक संदेश की तरह देखा जा रहा है। बीजेपी की नजर बिरसा मुंडा के सहारे आदिवासी वोटों का गणित साधने पर है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सत्ता का ताज तय करने में आदिवासी मतदाता बड़ी भूमिका निभाते हैं। आबादी के लिहाज से देखें तो मध्य प्रदेश में 31% और छत्तीसगढ़ में 34% आदिवासी आबादी है। साथ ही राजस्थान में 17% और तेलंगाना में 9% आदिवासी हैं। साल 2018 के चुनाव में बीजेपी ने 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सत्ता गंवाई, तो इसके लिए भी आदिवासी वोट छिटकने को बड़ी वजह बताया गया। चुनावी समीकरण में आदिवासियों की अहमियत सभी पार्टियों को बखूबी पता है। यही वजह है कि विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही आदिवासियों पर फोकस रही।
और चुनावी राज्यों में आदिवासियों को अपने पाले में लाने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। आदिवासियों के नाम पर कांग्रेस को घेरने का काम किया गया है। दशकों तक आदिवासी समाज के वोट बटोरे, झूठ बोलकर वोट पाए, लेकिन सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल ऐसी सुविधाओं से आदिवासियों को कांग्रेस ने हमेशा वंचित रखा। आप याद रखिएगा, कांग्रेस जो वायदा करती है वो कभी पूरा नहीं करती है। आपको याद होगा, पिछली बार कर्ज माफी का वायदा सरकार बनने के डेढ़ साल बाद तक ये लोग पूरा नहीं कर पाए, लूटने में पड़े रहे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो जितना वायदा करती है उससे भी ज्यादा करने का प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह विपक्ष भी आदिवासियों पर फोकस नजर आई। इंडिया गठबंधन बनने के बाद विपक्ष भले ही विधानसभा चुनावों में एकजुट नजर नहीं आया, लेकिन लोकसभा चुनाव को साधने के लिए बड़ी विपक्षी पार्टियां आदिवासियों के हितों को लेकर मोदी सरकार की खुलकर खिलाफत कर रही हैं। हम आपको आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं। वनवासी में और आदिवासी शब्द में बहुत फर्क है। भाइयों और बहनों, आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो इस जमीन के पहले मालिक थे, मतलब सबसे पहले जिसको हम भारत माता कहते हैं, इसका जल, इसकी जमीन, इसका जंगल सबसे पहले आदिवासियों का था, आपका था। वनवासी का कोई और मतलब है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। वनवासी का मतलब आदिवासियों को कोई अधिकार ना मिलना चाहिए। वनवासी का मतलब आदिवासी जंगल में रहें और जंगल से बाहर ना आए। वनवासी का मतलब जब हिंदुस्तान में जंगल खत्म हो जाएगा तो वनवासियों के लिए यहां कोई जगह नहीं रहेगी। जहां भी बीजेपी के नेता जाते हैं, भाषण करते हैं, वो कहते हैं कि सबको हिंदी बोलनी चाहिए, हिंदी पढ़नी चाहिए, अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, और खास तौर से आदिवासियों को कहते हैं। आप जानते हो इसके पीछे इनकी सोच क्या है। आप किसी भी बीजेपी के नेता से पूछिए, आपके बेटे कौन से, आपके बच्चे, बेटे बेटियां कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सारे के सारे बीजेपी के बेटे, बीजेपी के नेताओं के बेटे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि आदिवासी युवा बड़े से बड़ा सपना देख पाए और उसका पूरा सपना पूरा हो। वो चाहते हैं आप वनवासी हो, जंगल में रहो, जंगल के बाहर मत आओ। बिहार की जमीन से जातीय जनगणना सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद से सियासत में जातीय जनगणना का मुद्दा जोर पकड़ चुका है। जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी बैकफुट पर नजर आती है, लेकिन विपक्ष आदिवासी समुदाय के बहाने बीजेपी पर जातीय जनगणना की प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। जब हम कहते हैं जातिगत जनगणना करो, हम क्यों कह रहे हैं? क्या मतलब है इस जातिगत जनगणना की? एक गिनती है कि देश में, प्रदेश में कौन सी जाति के कितने लोग हैं। इससे क्या होगा? हमें पता चलेगा कि आदिवासी इतने हैं, कि एससी इतने हैं, दलित इतने हैं, कि ओबीसी के इतने लोग हैं, कि गरीब लोग इतने हैं। अगर सरकार को पता ही नहीं होगा
अगर ये जनगणना होगी ही नहीं तो सरकार मदद कैसे करेगी, सही नीतियां बनेंगी कैसे। हम कहते हैं जातिगत जनगणना करो, गिनती करो भाई, प्रतिनिधित्व हो सबका, सही तरह से सबका विकास हो। चुप हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जाति गणना की, तो कांग्रेस पार्टी ने जाति गणना नहीं कराई। आज क्यों जाति गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली नहीं। चुनाव आते ही राजनीतिक दलों को समाज के हर उस तबके की फिक्र सताने लगती है जो शासन के वक्त दरकिनार रहता। आदिवासी समुदाय के वोट बैंक को लेकर शुरू हुआ घमासान भी यूं ही नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड 47 सीटों में से 31 जीती थी और बीजेपी वही जीत 2024 लोकसभा चुनाव में दोबारा दोहराना चाहती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड राज्यों में रहती। 3 राज्य एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देश के करीब 31% एसटी रहते। आदिवासी वोटों पर किसी एक पार्टी का कब्जा नहीं रहा। ये बात अलग है कि पिछले 2 दशक में बीजेपी ने इन्हें वोट बैंक के रूप में डेवलप किया है। 24,000 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट के जरिए बीजेपी इस वोट बैंक को और मजबूत करना चाहती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्ता के संघर्ष में जुटी बीजेपी के लिए आदिवासी वोट बैंक एक बड़ा टारगेट है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर और राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी देशव्यापी आदिवासी मिशन के सहारे तीनों राज्यों को टारगेट कर रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों आदिवासी समुदाय और ओबीसी को अपने पाले में लाने की जुगत में लगे हैं। 5 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी समुदाय की गोंड वंश की वीरांगना रानी दुर्गावती के स्थल जबलपुर पहुंचकर रानी दुर्गावती के स्मारक की आधारशिला रखी थी। पीएम मोदी के दुर्गावती के स्मारक की आधारशिला रखने के पीछे के सियासी गणित को समझे तो महाकौशल रीजन में जबलपुर, कटनी, कमलनाथ का गढ़, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी और बालाघाट जिले। इस क्षेत्र में विधानसभा की 38 सीटें हैं, जिनमें से 2018 विधानसभा चुनाव में 24 सीटों पर कांग्रेस और 13 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस से बागी होकर लड़े निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। 38 सीटों में से आदिवासियों के लिए आरक्षित 13 सीटें हैं, जिनमें से 11 पर कांग्रेस और सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी विधायक हैं। दूसरी ओर प्रदेश में सत्ता की वापसी की कोशिश में जुटी कांग्रेस के लिए आदिवासी ही सबसे बड़ा सहारा है। चुनाव से पहले आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी धार जिले के मोहनखेड़ा पहुंची थी। दरअसल कांग्रेस चुनाव में आदिवासी वोटर्स को साधकर 2018 जैसी कामयाबी हासिल करना चाहती है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी जिस धार जिले में पहुंची, मध्य प्रदेश की सियासत में इस क्षेत्र का गणित बेहद मायने रखता है। मध्य प्रदेश की कुल 260 सीटों में से 66 सीटें मालवा निमाड़ रीजन में हैं। मालवा निमाड़ रीजन का सेंटर धार ही है। राहुल गांधी ने एमपी में भारत जोड़ो यात्रा निमाड़ के बुरहानपुर से शुरू की और मालवा के आगर से होते हुए गुजरी। तो अमित शाह ने भी अपनी पहली चुनावी सभा के लिए मालवा के इंदौर को चुना है। राजनीतिक दलों को ये बखूबी मालूम है कि एमपी की सत्ता में मालवा निमाड़ की सबसे बड़ी भूमिका होती है। 2018 के नतीजों को देखें तो मालवा निमाड़ की 66 सीटों में से 34 सीटें बीजेपी के पास हैं, जबकि कांग्रेस के पास 29 सीटें और 3 सीटें दूसरी पार्टियों के पास हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में मालवा निमाड़ की 66 सीटों में से आदिवासी बहुल्य 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और चुनावी नतीजों में शिवराज सिंह को सत्ता खोनी पड़ी थी। 2018 विधानसभा चुनाव में मालवा निमाड़ की आदिवासी बहुल्य 22 सीटों में से कांग्रेस ने 14 पर कब्जा जमाया था, जबकि बीजेपी के खाते में महज 6 सीटें आई थी और 3 सीटें दूसरी पार्टियों के पास गईं। यानी मालवा निमाड़ में आदिवासी वोट बैंक बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन है। तो साथ ही कांग्रेस के लिए इस वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखना बड़ी चुनौती है। एमपी की सत्ता बचाने की कोशिश में जुटी बीजेपी और सत्ता में वापसी की कोशिश में लगी कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश का आदिवासी वोट बैंक क्यों जरूरी है, उस पर एक नजर डालिए। दरअसल एमपी की कुल आबादी में 21.10% आदिवासी है।
एमपी के 7 संभाग के 20 जिलों में 80 आदिवासी विकास खंड हैं। कुल 230 विधानसभा सीटों में से 80 सीटों पर आदिवासी निर्णायक वोटर हैं। एमपी की 230 विधानसभा सीटों में से एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं। 2013 में मध्य प्रदेश की 47 में से 37 सीटें बीजेपी के पास थी, जबकि 2018 में 47 में से बीजेपी के पास 16 जबकि 31 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था। यही वजह है कि आदिवासी सीटों पर खुद पीएम मोदी रैलियां कर रहे हैं, जिससे बड़े आदिवासी वोट बैंक को साध कर बीजेपी मध्य प्रदेश में 2023 में जीत का चौका लगा सके। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच टफ फाइट है। दोनों पार्टियां सत्ता बचाना और विरोधी को हटाना चाहती। और एमपी की तरह राजस्थान में भी आदिवासी वोट का सियासी समीकरण सेट करने की कवायद तेज हो चुकी है। राजस्थान में भले ही 2 पार्टियों का शासन रहा हो, लेकिन आदिवासी इलाकों में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होगा, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के साथ 2 आदिवासी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है। इस बार आदिवासियों की ट्राइबल पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी भी कड़ी टक्कर देने के लिए मैदान में है। यही कारण है कि राजस्थान के आदिवासी वोट बैंक को लुभाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मशक्कत में जुटी। जहां पीएम मोदी इस साल 2 बार आदिवासी इलाकों में आ चुके हैं, वहीं कांग्रेस ने भी अपने नेता राहुल गांधी की बड़ी जनसभा करवाकर राजस्थान सरकार के जरिए कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत कर चुकी है। आपको बता दें कि राजस्थान की आदिवासी बेल्ट की सीमा गुजरात मध्य प्रदेश से लगती है और आदिवासियों यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 25 सीटें आरक्षित हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी के नाम से आदिवासी हकों की मांग को लेकर बनी नई पार्टी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़कर 0.72% वोट हासिल कर 2 सीटें जीत ली थी। इसी पार्टी के 2 विधायकों ने अलग भील प्रदेश की मांग करते हुए भारतीय आदिवासी पार्टी नाम से नई पार्टी बना ली है, जो आदिवासी वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी कर सकती है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आदिवासी समुदायों को कांग्रेस से जोड़ने की दिशा में लगे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि राजस्थान में कभी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं को कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक था। लेकिन बीजेपी ने भी उनमें सेंध लगाई। कांग्रेस से बिछड़े वोट बैंक को फिर से कांग्रेस में लाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के आरक्षित सीटों पर आदिवासी दिवस, सार्वजनिक अवकाश और अपनी सरकार की सभी बड़ी योजनाओं को वहां बेहतर तरीके से लागू करने पर विशेष फोकस कर रहे हैं। उदयपुर संभाग यानी मेवाड़ में 28 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से बांसवाड़ा, 84, प्रतापगढ़, बागीडोरा, गढ़ी, संबलूर, गुगुंदा, झाड़ौल, कुशलगढ़ और घातौल जैसी सीटों पर 75% के करीब ज्यादा जनसंख्या जनजातीय समुदाय की है, जो कि सरकार बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती है। देश की राजनीति में कास्ट पॉलिटिक्स का इतिहास बहुत पुराना है। जातियां और जातियों से निकलने वाले नेता लोकल और नेशनल पॉलिटिक्स की धुरी रहे। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए निचले तबके के समाज को उभरने नहीं दिया गया। योजनाओं का लॉलीपॉप थमाकर वोट हासिल किया गया और 5 सालों के लिए भुला दिया गया। लेकिन इस बार आदिवासी समाज किसके दावों और वादों पर यकीन करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।